मेरा आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज की क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक्स को सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म क्या है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। तो दोस्तों इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर 2 होता है, तो इसका नाम हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 होगा तो क्यूबिक बोलेंगे। अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सॉल्यूशंस की। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन के उतने ही होंगे जितनी की उसकी मैक्सिमम पावर होगी। तो इसकी मैक्सिमम पावर हमारे पास 2 है, तो इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन भी 2 आ सकते हैं। हम लेट कर लेते हैं कोई भी अल्फ़ा और बीटा। ये हमने मानना है कि इसके दो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स हमें मिल सकते हैं वो हमने मानना है। तो सबसे पहले अब बात करेंगे इनके नेचर्स की। ये रियल आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, क्या होगा। तो इसके नेचर्स के बारे में हमें जो बताएगा वो होता है d यानी b² - 4ac। इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर। तो दोस्तों a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास x² का कोफिशिएंट यानी x² के आगे जो गुणा में है, और b है x का कोफिशिएंट जो x के आगे गुणा में है, और c हमारा जो बाकी कांस्टेंट टर्म बच गया जिसके आगे पीछे x कुछ नहीं है। तो d की वैल्यू आई है हमारे पास यहाँ से b² - 4ac। तो अब इनके नेचर्स के बारे में कैसे बताया गया, यहाँ से हमारे पास 3 कंडीशंस आती है। क्या, d = 0, d > 0 और d < 0। d के क्या कंडीशन है, या तो d 0 होगा या 0 से बड़ा या 0 से छोटा है। इसके अलावा हमारे पास कोई कंडीशन बनती ही नहीं है। और तो इसमें हमें क्या मिलेगा कि जब भी d की वैल्यू 0 आएगी, इसका क्या मतलब है, हमें मिलेंगे 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। और जब d की वैल्यू > 0 होगी, तो जब भी 2 रूट्स मिलेंगे, 2 डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, डिफरेंट एंड रियल रूट्स। और दोस्तों जब भी d की वैल्यू < 0 यानी 0 से कम आ रही है, तो मेरे पास क्या होगा कि मुझे कोई रूट ही नहीं मिलेगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, नो रूट्स। यानी x की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं मिलेगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं क्या होगा। हमारे पास क्या है कि फर्स्ट कंडीशन है d जब मेरा 0 था, तो ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारे पास है x एक्सिस। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, जब मेरा d 0 था तो हमें क्या मिल रहा था, 2 इक्वल एंड रियल रूट मिल रहे थे। तो इसका क्या मतलब है कि जो इसका ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यानी द्विघात समीकरण का, वो x एक्सिस को एक बार टच करके जाएगा। वो कहीं भी कंडीशन बना सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो ये जो मिलेगा हमें, ये क्या मिलेंगे, इसके सॉल्यूशन मिलेंगे, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिलेगी जो कि इक्वल होगी और रियल भी होगी। अब इस सेकंड कंडीशन क्या है मेरे पास, सेकंड कंडीशन है कि d जब > 0 है तो क्या होगा, जब d > 0 है तो ये मेरा x एक्सिस भाई और ये y एक्सिस। तो जब भी d > 0 था तो 2 डिफरेंट एंड रियल रूट्स मिल रहे थे। 2 रूट्स कब मिलेंगे, जब x एक्सिस की 2 वैल्यू चाहिए, यानी जो ग्राफ आएगा वो x एक्सिस को 2 बार कट करेगा, तो वो कहीं पे भी कट कर सकता है, ऐसे या ऐसे भी कर सकता है। तो ये दो में हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, रियल मिलेंगी। थर्ड कंडीशन क्या है मेरे पास कि जब मेरी d की वैल्यू < 0 थी, तो हमें कोई रूट नहीं मिल रहा था, नो सॉल्यूशन का केस था। अब नो सॉल्यूशन का केस कब मिलेगा, जब ये ग्राफ है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, अगर वो इसे कट ही नहीं करेगा x एक्सिस को, यानी कोई x की वैल्यू मिलेगी ही नहीं, मतलब कट ना करे, दूर से ही गुजर जाए, दूर से ही निकल जाए कहीं से भी, तो क्या इस कंडीशन में मुझे कोई सॉल्यूशन मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा ना। तो ये क्या हो गया, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इन कंडीशंस का। तो चलिए आगे करते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंडीशंस का।
अब बात आती है कि हमने इनका नेचर के बारे में देख लिया कि नेचर कैसे होंगे, कैसे निकालेंगे। अब बात आती है कि हम अल्फ़ा बीटा को कैसे निकालेंगे। तो इनको निकालने के लिए वेरियस मेथड है। तो सबसे पहले देखते हैं जो क्वाड्रिक फार्मूला ही देखते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन यानी क्वाड्रिक फार्मूला, सबसे पहले वही देखते हैं। तो दोस्तों क्वाड्रिक फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे b क्या है, जो x का कोफिशिएंट है, d है b स्क्वायर माइनस 4ac और a है x स्क्वायर का कोफिशिएंट या गुणांक। तो x क्या है, x से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, या यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस बी। यहाँ पे दो साइन है, प्लस या माइनस, यानी दो केस बनेंगे। क्यों? क्योंकि दो वैल्यू मिल रही है तो दो केस बनेंगे। तो यहाँ से हम या तो प्लस ले लेंगे या एक बार माइनस ले लेंगे। चलिए प्लस लेते हैं पहले, तो प्लस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। अब ये तो मिल गई अल्फ़ा की वैल्यू, यानी एक वैल्यू मिल गई। अब दूसरी भी देखनी पड़ेगी बीटा। तो बीटा यहाँ से क्या होगा हमारे पास, बीटा होना चाहिए माइनस बी, प्लस तो मैं ले चुका हूँ, आएगा माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ से दो वैल्यू मिल गई है अल्फ़ा और बीटा की। तो अब क्या होगा, कोई एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। चलिए ये कोई हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ पे a क्या है मेरे पास, a आ जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या गुणांक यानी 1, b आएगा x का कोफिशिएंट या x का गुणांक यानी -6, और c आएगा जो बच गया बाकी 9। तो अब क्या आ जाएगा कि d निकालना है। सबसे पहले नेचर के बारे में पता करना था, तो d की वैल्यू निकालेंगे। d क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b कितना है, -6 है, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a है 1 और c है 9। तो यहाँ से ये आ गया 36 माइनस 4 36। तो d की वैल्यू आ गई मेरे पास 0। अब d 0 आ गया तो तीन कंडीशंस बताई थी। क्या था, d जब 0 था तो 2 रूट मिल रहे थे, मैग्नीट्यूड में इक्वल थे और रियल थे। और d ग्रेटर देन 0 था जब 2 डिफरेंट रूट मिल रहे थे, और जब लेस देन 0 था तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा था। तो d 0 है तो एक बात कंफर्म हुई कि जो दो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आएगी वो बराबर। बस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो अल्फ़ा b क्या है हमारे पास, माइनस बी यानी माइनस ऑफ -6 प्लस अंडर रूट डी यानी 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ -6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आ गया 3 आ गई अल्फ़ा की वैल्यू। क्या हो जाएगा हमारे पास, बीटा था कि माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो बीटा माइनस बी यानी माइनस ऑफ -6 माइनस अंडर रूट डी यानी -0 डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से बीटा भी क्या आ गया, +6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3। तो बीटा की वैल्यू भी आ गई 3 आ गई, यानी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इक्वल आ गई। कब आ गई, जब हमारा d 0 था। ये कौन सा मेथड है, इसे बोलते हैं हम क्वाड्रिक फार्मूला। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, d की वैल्यू निकालनी है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या होगा, 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0। तीन कंडीशंस आई थी। अगर d लेस देन 0 आ जाता है तो हमें आगे सॉल्यूशंस निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि नो सॉल्यूशन का केस है, कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। और d 0 आ जाता है तो दोनों बराबर मिलेंगे, और ग्रेटर देन 0 आता है तो डिफरेंट मिलेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास कि हमें कि ये क्वाड्रिक फार्मूला कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, जहाँ पे x हमारे पास क्या है, x है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़। जो दो वैल्यूज़ आएगी कहाँ से, एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे। तो अभी हमारे पास दूसरा मेथड देखते हैं हम। तो दोस्त दूसरा मेथड हमारे पास है फैक्टराइजेशन या गुणनखंड विधि।
तो गुणनखंड विधि में क्या आएगा कि ये जो हमारी एक क्वाड्रिक इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्वाड्रिक इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका है, क्या है वो, कि x² माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0, जहाँ पे s क्या है हमारे पास, s है अल्फ़ा और बीटा का सम यानी सम ऑफ रूट्स, और p है हमारे पास अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ से क्या आया कि x² माइनस sx प्लस p। तो अब क्या हो जाएगा, अगर हमें इस फैक्टराइजेशन से इसको करना है तो सबसे पहले हमें x² का कोफिशिएंट 1 लेके आना होगा। तो 1 कैसे लेके आएंगे, x² का कोफिशिएंट, जो भी x² का कोफिशिएंट है उसे पूरी इक्वेशन को भाग दे दीजिए उससे। तो क्या आ जाएगा, x² का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। जैसे कोई एग्जाम्पल देखते हैं, हमने अभी एक एग्जाम्पल किया था उससे पहले, उसी को देखते हैं कि x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से एक बात कंफर्म हुई कि s कितना है, 6 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ गया 6, और प्रोडक्ट कितना है 9, यानी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 9। तो अब सबसे पहले क्या करना है कि जो फर्स्ट वाला है उसकी लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, मेरे पास आ गया 9x²। अब इसको मैं फैक्टराइज करूँगा, गुणनखंड करता हूँ, तो क्या आएगा 3 3 9, तो ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका सम आए मेरे पास -6 और प्रोडक्ट आए 9। तो यहाँ से मैं ले सकता हूँ 3 और 3, 3 और 3, लेकिन यहाँ से सम कितना मिलेगा, +6 मिलेगा और प्रोडक्ट तो 9 मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, -3 -3, तो अगर ऐड करेंगे तो -6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि x² माइनस 6x को अब मैं लिख सकता हूँ क्या, -3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमारा इक्वेशन भी चेंज नहीं हुआ, तो क्या हो गया कि -3x माइनस 6x, तो इक्वेशंस तो वही है हमारी। तो अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है इसमें x, और यहाँ पे बच गया x -3, और यहाँ पे क्या कॉमन है -3, तो यहाँ हमारा बचेगा x -3। अब यहाँ से कॉमन आएगा x -3, और यहाँ बच गया x -3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए इसके। तो अब दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल रख देते हैं। तो क्या होगा कि x -3 इक्वल्स टू 0, और इसको रखेंगे तो भी x -3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 3, और यहाँ से भी आई x की वैल्यू 3। तो ये वैल्यू दोनों बराबर आ गई, यानी x की वो वैल्यूज अल्फ़ा और बीटा की दो वैल्यू आ गई। अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया मेरे पास 3 + 3 6, और अल्फ़ा बीटा 3 × 3 9 आ गया। तो अगर ये दोनों अलग कब आते, अलग आते जब मेरे d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती। तो क्या हो जाता, यहाँ पे फैक्टर अलग बनता, यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे कुछ और आ जाता, तो उससे दोनों वैल्यूज़ अलग अलग आ जाती। तो ये कौन सा मेथड है हमारा, इसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि।